नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात मंत्री मंगल पांडे की बढ़ती मुश्किलें की कर रहे हैं। जी हाँ, विजय सिन्हा के मामले में अभी सरकार और बीजेपी घिर ही गई है, लगातार घिरती जा रही है। हर सफाई उनके गले की फांस बन रही है। वहीं दूसरी ओर मंगल पांडे भी बीजेपी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को असहज कर दिया है प्रशांत किशोर के उस खुलासे के बाद। लगातार दिल्ली की नज़र इस खबर पर है। लगातार इस खबरों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर दिल्ली की नज़र है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में, खास करके एम्बुलेंस खरीदारी के मामले में, पहले से मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अब खबर आ रही है कि गिरी जी उसमें इंटरवेनर बन रहे हैं और उस मामले में की जांच, मतलब जो भी भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है उसकी जांच सीबीआई से कराई है। देखिए, सीबीआई से जांच का ये मतलब नहीं है कि बहुत कुछ सही आ जाएगा, लेकिन एक राजनीतिक नैरेटिव है कि कुछ अगर स्टेट मशीनरी के खिलाफ अगर कुछ बोलना है, संदेह व्यक्त करना है, तो सीबीआई जांच की मांग कर दीजिए। तो कमोबेश आने वाले समय में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर जो पहले से मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसमें प्रशांत किशोर की तरफ से सीबीआई जांच की बात उठाई जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वैसे जिन 3 सवालों का जवाब मंगल पांडे ने दिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज है, जिसके सर्वे सर्वा दिलीप जायसवाल है, कैसे सर्वे सर्वा बने, कैसे सिख बिरादरी के लोगों को उन्होंने उस संस्थान से बाहर किया, इसका खुलासा समय समय पर मंगल पांडे के प्रकरण उठाने से पहले प्रशांत किशोर ने कर दिया है। अब प्रशांत किशोर और मंगल पांडे दोनों को के रिश्तों को उजागर कर दिया है और कई तरह की चीज़ें को सामने लाकर रख दिया है। उसमें एक बात जिसकी सफाई मंगल पांडे पहले दिन दिए कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा से मुझे क्या लेना देना है, हमारे विभाग से क्या मतलब है, उनको ये बेसिक जानकारी भी नहीं है। वैसे जिन सवालों का उत्तर मंगल पांडे ने दिया है, उन तमाम सवालों का अब प्रशांत किशोर की तरफ से भी जवाब आ गया है। तो वो जवाब हम पहले आपको दिखा देंगे, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट जवाब भी आया है। ये जो इंडिपेंडेंट वॉइस है ना, ये कहीं न कहीं मंगल पांडे की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो पहले प्रशांत किशोर और मंगल पांडे के बीच उस जुगलजोड़ी को देख लीजिए, जुगलबंदी को देख लीजिए। जो सवाल प्रशांत किशोर ने उठाया, उसका क्या जवाब दिए मंगल पांडे ने, और फिर मंगल पांडे के सवालों का जवाब प्रशांत किशोर ने कर दिया। तो पहले इस जुगलबंदी को देख लीजिए, उसके बाद क्या इंडिपेंडेंट वॉइस कहता है, कानून क्या कहता है, क्या जो मंगल पांडे कह रहे हैं वो सही है, क्या कानून के कसौटी पर या नियमावली के कसौटी पर उनकी कही गई बात कसी जा रही है क्या, या फिर दाव उल्टा ने कहीं पड़ जाए। ये तमाम सवाल है पर पहले चर्चा करने से पहले जरा प्रशांत किशोर क्या वो जुगलबंदी देख लीजिए, जिस जुगलबंदी को ये कहा जा सकता है कि जिसका जवाब मंगल पांडे ने मीडिया के सामने दिया था, उन्हीं जवाबों में से कई सवाल प्रशांत किशोर ने फिर खड़े कर दिए हैं, और वो इस स्तर पर खड़ा किया है कि मंगल पांडे अब मीडिया से बचने लगे। जरा सुनिए दोनों की जुगलबंदी। मेरे पिताजी ने ऋण लिया, बैंक के खाते में ऋण लिया, चेक से ऋण लिया, और जितनी राशि ऋण की ली, एक एक पाई पैसा वापिस दिलीप जायसवाल जी के खाते में, मेरे पिताजी के खाते से गया। पैसा जितना आया खाते से मेरे पिताजी के खाते में, मेरे पिताजी ने उस ऋण के पैसे को वापिस कर दिया। पैसा भी चेक से आया और जो वापिस हुआ पिताजी के खाते से, वो भी चेक से हुआ। तो सब कुछ बहुत साफ है कि जो राशि ली गई थी वो ऋण के रूप में थी, ऋण के रूप में थी, तभी तो उसको वापिस फिर लौटाया गया। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए?
वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। यूनिवर्सिटी की मान्यता, मतलब यूनिवर्सिटी की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है। तो जिस विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है उसके संदर्भ में भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो मान्यता होती है उस मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई भूमिका नहीं होता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा, जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। अभी एम्बुलेंस का 0 पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ है। कोई भुगतान ही जब किसी चीज का नहीं हुआ है तो गड़बड़ी कहां से हो गई? उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। सुन लिए, जिन 3 सवालों को प्रशांत किशोर ने उठाया था उसका वो जवाब मंगल पांडे ने दिए। फिर मंगल पांडे ने जो जवाब दिया उसका जवाब प्रशांत किशोर ने दिया, ये आपने सुना। अब देखिए, हम आपको एक इंडिपेंडेंट वॉइस सुनाते हैं। बिहार के जो कुछ मानद उपाधि वाले प्रोफेसर हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है और शैक्षणिक जगत में एक अलग पहचान रखते हैं, वैसे ही एक प्रोफेसर आरा, और आरा में एक ऐसी शख्सियत रहते हैं जिनकी राष्ट्रीय फलक पर, विश्वविद्यालय स्तर के प्रशासनिक नियमावली पर और शैक्षणिक जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर खास नज़र रखते हैं। आरा जैसे शहर में रहते हैं ये अलग बात है, लेकिन उन पर खास नज़र रखते हैं। वो उस मंगल पांडे की उस दलीलों को किस तरीके से लेते हैं जरा आप सुनिए। तो आपने सुन लिया, बिना राज्य सरकार के एनओसी का न यूजीसी न ही भारत सरकार इंटरटेन कर सकती है, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता दे ही नहीं सकता है। तो जिन सवालों के सहारे मंगल पांडे बचना चाहते थे वो सवाल धीरे धीरे मंगल पांडे की गले की फांस बनती जा रही है। हमारे साथ कन्हैया बहादुर सिन्हा जी मौजूद हैं, फुटाव के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर रहे हैं और वरिष्ठतम प्रोफेसर में बिहार में इनकी गिनती होती है, और खास करके जो प्रशासनिक पहलू हैं उनके भी बड़े जानकार में से बिहार में एक माने जाते हैं। सर, अभी एक मामला सामने आया है, वो मामला प्रशांत किशोर वर्सेस मंगल पांडे चल रहा है। मंगल पांडे जी का कहना है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी के डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए, जैसे किशनगंज मेडिकल कॉलेज की बात सामने आई है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। क्या ये जो यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो मान्यता देती है उसमें संबंधित विभाग और सरकार की क्या कोई भूमिका होती है क्या? देखिए, किसी भी स्टेट में 4-5 तरह की यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं जी। स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और पूरे देश में अगर इसकी संख्या आप देखिए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 131 है जी, जिसमें अकेले तमिलनाडु में 28 है। ये है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका रिकॉग्निशन और नोटिफिकेशन वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूजीसी के रिकमेंडेशन पर किया जाता है जी। लेकिन राज्य सरकारें किसी को सीधे डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं कर सकती है जी, लेकिन राज्य सरकार रिकमेंडेशन करती है। अभी चूंकि ऑटोनोमस कॉलेजेस भी जो है वो आपको अपना सिलेबस, अपना डेट इम्तहान, सारे चीज वो लोग करते हैं। केवल एक ही चीज वो नहीं कर सकते हैं,
वो डिग्री नहीं देते हैं, डिग्री वो पेरेंट यूनिवर्सिटी ही देगी जी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिंग डिग्री वो दे सकते हैं। जी तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि राज्य सरकार कोई सीधी सीधी, लेकिन सहायक भूमिका जो उसकी है, जी। उसका जो मौलिक जो अधिकार है स्टेट का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो और बिना इसलिए हम तो ये नहीं देखे उनका क्या कंट्रोवर्सी है, वो मैं नहीं जानता। हाँ हाँ, उससे आपको कोई मतलब? जी जी मैं आपको जो बुनियादी जो चीजें हैं, जो नियम कानून है, मैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। जी सर। और हम समझते हैं कि कोई भी स्टेट, जी आप जानते हैं जो कि शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, हाँ लेकिन फिर भी राज्य सरकार तो रजिस्टर करती है ना। हाँ 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 इसके बावजूद रजिस्टर करती है। अब देखिए तमिलनाडु में अभी नया जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू नहीं किया, जबकि कंकरेंट लिस्ट में है। वो कह रहा है कि नहीं, हम इसको खूब हम नहीं लागू करेंगे, हम इसमें संशोधन के साथ लागू करेंगे। हमारे जो राज्य का जो ये कठिनाइयां हैं उसको हम लेते हुए उसके साथ लागू करेंगे। तो इसलिए नियम ठीक है, अपनी जगह पर है कि राज्य सरकार उसको डायरेक्ट मान्यता नहीं दे सकती है, लेकिन बिना हमारे अनुमति के, बिना हमारे सहमति के, बिना हमारे सहयोग के आप हमारे क्षेत्राधिकार में कोई चीज कैसे खोल दीजिएगा और कैसे वो पनप जाएगा? इतना है संभव? ठीक सर, समझ गए सर, समझ गए। अब उस अलग बात है कि सत्ता सरकार से लेके सभी सिस्टम पर आजकल उन्हीं की पकड़ है, तो भले कार्रवाई ना हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो इसकी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अधिकांश लोग गुस्से में। बिहार में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर खासे लोग नाराज हैं, और ऐसे में ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आते ही लोगों का गुस्सा और चरम पर पहुंच गया। और एकदम समझ जाइए कि लगातार बीजेपी को इस घोटाले के सामने आने के, घोटाला है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इस आरोप के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, और बीजेपी के लोग अब इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करें, क्योंकि पिछले 2005 से दो ही मुद्दा बिहार में सक्रिय था, चारा घोटाला, घोटालेबाज, और दूसरा जंगल राज। प्रशांत किशोर ने उस दोनों नैरेटिव को तोड़ दिया है। जंगल राज का नायक बदल दिया है और भ्रष्टाचार का नायक बदल दिया है। अब लालू से बड़े बड़े नायक भ्रष्ट चेहरे को उन्होंने सामने लाया है कि इन पर देखिए इस तरीके का आरोप है, और जंगल राज के दावे को भी उन्होंने खोखला साबित किया कि किस तरीके से बिहार में लोग रह रहे हैं और कब किसका जान चला जाए। इस बात को जिस तरीके से वो रख रहे हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू का जो वो जंगल राज का नैरेटिव है, वो नैरेटिव भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। मतलब जिस नैरेटिव के सहारे नीतीश और बीजेपी 2005 से बिहार के सत्ता का चाव ले रहे हैं, मतलब सत्ता का सुगंध ले रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर ने उसी मुद्दे की हवा निकाल दी है।